साइकोलॉजी के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। पार्ट सेकंड या क्लास 2 समझ लीजिए। इससे पहले हम एक पार्ट 1 बना चुके हैं एनसीईआरटी नोट्स के नाम से, और इसी को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हमारा फोकस जो है वो बेसिकली साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने पे और उन फैक्ट्स पे है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मनोविज्ञान का विकास। देखिए, साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो ओवर ए पीरियड डेवलप हुआ है। अगर हम बात करें कि पहले साइकोलॉजी सब्जेक्ट था या नहीं, तो जैसा आपको बताया गया होगा, आपको अगर पता नहीं है तो बता दूं कि पहले ये फ़िलॉसफी जो दर्शन शास्त्र होता है उसी का हिस्सा माना जाता था, क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट मैटर था वो पहले विषय वस्तु जो कह सकते हैं वो थी मन और आत्मा, तो इसको एक ही माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया और ज़्यादा डेवलपमेंट आया दुनिया में, ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च शुरू हुई, तो माना जाने लगा कि साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है फ़िलॉसफी से, क्योंकि फ़िलॉसफी में हम जो उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि और साइकोलॉजी में हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो एग्जिस्टेंस में है, जिनको देखा और समझा जा सकता है। तो 1879 में इसी को ध्यान में रखते हुए विलियम वुड ने जर्मनी में साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करी। आप देखेंगे जर्मनी में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। जर्मनी आज भी काफ़ी डेवलप देश है, हालांकि उसमें हिटलर का इशू आया जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम आई, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, बट जर्मनी काफ़ी आगे रहा है वक्त से, और आज भी इसके टेक्नोलॉजी सिस्टम में बहुत आगे है। और इस पीरियड में एक्चुअली साइकोलॉजी का डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा कारण था, जो यूरोप में एम्फेसिस था वो ये था कि साइंस पर ज़्यादा फोकस था, और जो पुरानी रीत चली आ रही थी जैसे धर्म पे और मतलब जादू टोने पे, उस पे से ध्यान हटाया गया था और विज्ञान की तरफ केंद्रित किया गया था, जिसमें जर्मनी, ब्रिटेन वगैरह सब एक तरह से कंपटीशन में लगे हुए थे कि किस तरीके से एक दूसरे से आगे निकले जाए। तो उसका साइकोलॉजी पे भी इम्पैक्ट आया, लगभग दुनिया के सभी सब्जेक्ट्स पे आया, और साइकोलॉजी पे काफ़ी इम्पैक्ट आया, और साइकोलॉजी एक अलग सब्जेक्ट के तौर पर स्थापित हुआ। तो 1879 में इसकी शुरुआत हुई। विलियम वुड ने लिप्जिंग, जर्मनी, लिप्जिंग नाम का जगह है जर्मनी में, वहाँ पर इसकी स्थापना की थी। इस लेबोरेटरी में इस लेबोरेटरी से साइकोलॉजी का जो उपागम निकल के आया, उपागम मतलब अप्रोच आप इसको या स्कूल कह सकते हैं, जो निकल के आया था उस वक्त वो थी स्ट्रक्चरलिज्म का स्कूल, जो ध्यान देता मन के अवयव पे और मन की निर्माण इकाइयों पर। मन की निर्माण इकाइयाँ इस तरीके से होती है कि जैसे अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है या आप कुछ महसूस कर रहे हैं तो उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, तो जो फैक्टर्स आप ले रहे हैं उससे आपकी साइकोलॉजी डिसाइड होती है। जैसे कि अगर आपने फूल ले लिया मान लीजिए, तो फूल की मोटाई, फूल का नाम नहीं, इसमें नाम लेना वर्जित था, लेकिन उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना जरूरी था, और उसके अपोजिशन में जाके एक जो आप व्यू लेंगे, जो भी आप प्रॉपर्टी देंगे कि उसका अपोनेंट व्यू लेंगे, उससे स्ट्रक्चरलिज्म की शुरुआत हुई थी। खैर वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है हमारे इस मतलब वीडियो का, तो मैं आपको उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, और उससे कभी क्वेश्चन खास पूछे भी नहीं जाते। हाँ, आप ये देख सकते हैं कि संरचनावाद जिसकी शुरुआत विलियम वुड ने करी, उसके एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर या साइकोलॉजिस्ट आप कह सकते हैं वो एडवर्ड बी टिचनर है, क्योंकि विलियम वुड ने जरूर इस्टेब्लिश करी थी, लेकिन इसको जो कंसेप्चुअल जो फॉर्म दिया गया था, यानी से कंसेप्ट को जो डेवलप किया था, इस पर ज़्यादा रिसर्च की थी, वो एडवर्ड बी टिचनर ने करी थी। और इसका जो मेथड था स्ट्रक्चरलिज्म का, वो इंट्रोस्पेक्शन था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो उसको आप ध्यान रखिए। स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद, और उसका जो मेथड था वो था इंट्रोस्पेक्शन यानी अंतर्निरीक्षण, इसलिए इसे संरचनावादी कहा गया। अंतर्निरीक्षण यानी जो इंट्रोस्पेक्शन एक प्रक्रिया थी जिसमें प्रयोज्यों माने सब्जेक्ट, जो भी लेबोरेटरी के अंदर लाए जाते थे लोग, जिन पे एक्सपेरिमेंट करते थे, जिनकी साइकोलॉजी एक तरह से समझने की कोशिश की जाती थी, वो प्रयोज्यों से उनको प्रयोज्य कहा जाता था। तो प्रयोज्यों से मनोवैज्ञानिक प्रयोग में कहा गया था कि वे अपनी मानसिक प्रक्रियाओं अथवा अनुभव का विस्तार से वर्णन करें। ये इसका स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ने का तरीका था। इसे कम वैज्ञानिक माना, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं जो कह रहा हूँ वो कोई ज़रूरी नहीं है कि सही हो, या मैं जो महसूस कर रहा हूँ उसको हो सकता है मैं प्रॉपर वर्ड्स में कह भी पा रहा हूँ कि नहीं कह पा रहा। दूसरा, मैं अपनी इमेज को बनाने के लिए भी हो सकता है झूठ बोल दूँ। तो इससे इस जो सिस्टम था स्ट्रक्चर, इसको कम वैज्ञानिक माना गया, अनसाइंटिफिक मेथड माना गया, जिसके कारण दूसरे और अप्रोच या स्कूल्स थे, जो थॉट थे साइकोलॉजी में, वो डेवलप हुए। इसे कम वैज्ञानिक माना गया क्योंकि अंतर्निरीक्षण विवरणों का सत्यापन बाहरी प्रेक्षकों यानी आउटसाइड ऑब्जर्वर्स के द्वारा नहीं किया जा सकता था कि जो कहा जा रहा है वो सही है गलत है। इसके कारण मनोवैज्ञानिक में एक नया परिदृश्य उभरा, और उस परिदृश्य का नाम था फंक्शनलिज्म, प्रकारवाद। इस प्रकारवाद जो आया था बेसिकली स्ट्रक्चरलिज्म के खिलाफ ही
ज़्यादातर जो नई अप्रोच आई थी जिसमें एक फंक्शनलिज्म था और एक गेस्टाल्ट साइकोलॉजी था। हम पढ़ेंगे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के बारे में। तो एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे विलियम जेम्स, उन्होंने कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स जो यूएसए में एक प्रयोगशाला की स्थापना लिप्जिग की प्रयोगशाला के कुछ समय बाद ही की थी, ने मानव मन के अध्ययन के लिए प्रकार फंक्शनलिज्म उपागम का इस्तेमाल किया। फंक्शनलिज्म जो उपागम था, स्ट्रक्चरलिज्म जो था हमारे मन की स्थिति और हम जो बता रहे हैं, हम जो शब्दों का चयन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता था बताने के लिए। इसमें जो था फोकस ये था कि आउटसाइडर ऑब्जर्वर, क्योंकि संरचनावाद का जो बेसिक वीकनेस होती ये थी कि कोई बहुत जो दूसरा व्यक्ति है वो उसके बारे में कुछ बात नहीं कह सकता कि आदमी सही बोल रहा है गलत कर रहा है। फंक्शनलिज्म में क्या कहेगा कि इंसान क्या करता है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि वो क्या कह रहा है। ये फंक्शनलिज्म था क्योंकि इंसान जो करता है वो उसके सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है और वही उसका मनोविज्ञान है। अगर मान लीजिए कोई इंसान है और वो चाहता है कि दूसरों का भला हो और अपने सब कुछ दान करा, तो ये उसका फंक्शनलिज्म है एक तरीके से। कई लोग इसमें क्या करते हैं, दूसरों को दान करने के लूटते हैं, तो उसके मनोविज्ञान अलग हुआ उस आदमी से जिसका जो दान करने में यकीन करता है। तो फंक्शनलिस्ट था ये अप्रोच। विलियम जेम्स का विश्वास था कि मनोविज्ञान को इस बात का ध्यान करना चाहिए कि मन क्या करता है तथा व्यवहार लोगों को अपने वातावरण से निपटने के लिए किस प्रकार कार्य करता है। उस समय के प्रसिद्ध शैक्षिक विचारक जॉन डीवे ने प्रकारवाद फंक्शनलिज्म का उपयोग यह तर्क करने के लिए किया कि मानव किस प्रकार वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करते हुए प्रभावात्मक ढंग से कार्य करता है। अब विलियम जेम्स के साथ जो इंपॉर्टेंट है वो जॉन डीवे भी है, इसको आप ध्यान कर लीजिएगा। जनरली ये थिंकर पूछ लेते हैं और ये फर्स्ट नंबर का थिंकर तो क्या हर कोई पूछ लेता है, कभी कभी सेकंड आ जाते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक नई धारा जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के रूप में पूर्ण संरचनावाद के विरुद्ध आई। एक तो आई फंक्शनलिज्म जो यूएसए में आई और जर्मनी में एक धारा आई वो हुई गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसमें प्रात्यक्षिक अनुभव के संगठन को महत्वपूर्ण माना गया। इसमें असल में क्या था, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये कहती थी कि देखिए ऐसा नहीं कि इंसान का जो मनोविज्ञान है वो अलग अलग अवयव से बना है, बल्कि अलग अलग अवयव एक साथ जुड़ के जो हमारे लिए गठित करते हैं उससे मनोविज्ञान बनता है। इंसान का मनोविज्ञान या उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए कहीं किसी आप शादी पार्टी में जाते हैं तो आप देख रहे हो प्रकाश लाइट्स की मदद से बल्ब्स के जलने बुझने या ऑन ऑफ होने से एक फूल बनाए जाते हैं, कई तरह की आकृतियाँ बनाई जाती है, सीरियल ऑर्डर में चलाया जाता है। जबकि हो क्या रहा है, एक सिंगल बल्ब जल और बंद हो रहा है, बट लेकिन उसको इस ऑर्डर में चलाया जा रहा है कि आपको एक फूल बनता दिखाएगा, कई और तरह के चित्र बनते हुए दिखाई देंगे। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ने कहा कि जब ऐसे बल्ब बंद या जलते हैं, मतलब जलते बुझते हैं, उससे हमें जो चित्र बनता है हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, ना कि बल्बों को, कि लेफ्ट साइड का बल्ब जल रहा है कि बुझ रहा है, कि राइट साइड का बल्ब जल रहा है बुझ रहा है। तो हमारा जो मन होता है, जो हमारा मनोविज्ञान होता है, वो पूरे को लेता है, एक पूरा कंटेक्स्ट को समझते हुए फिर मनोविज्ञान हम क्रिएट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी आदमी ने कुछ अच्छा काम किया तो हम उसके बारे में पूरा जानेंगे कि उसने किसके साथ अच्छा किया, क्यों किया, इंसान के साथ किया, उसके रिश्तेदार के साथ किया। अब अपने रिश्तेदार को पैसे देना इतना बड़ा महान काम नहीं है जितना कि वो किसी गरीब आदमी को दे। तो जैसे आप पूरी थॉट प्रोसेस को लेंगे, आप पूरी सिचुएशन को लेंगे, तो फिर आपका जो मनोविज्ञान होगा वो अलग होगा जनरली जो इंडिविजुअल होता है। तो ये बेसिकली गेस्टाल्ट साइकोलॉजी थी। हालांकि इनके बारे में हम डिटेल में मतलब आगे जाके पढ़ेंगे ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। इसमें मैं आपको सिर्फ एक अप्रोचेस के आउटलाइन दे रहा हूँ ताकि हमें पता हो कि हम किस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। संरचनावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप एक और धारा व्यवहारवाद के रूप में आई। सन 1910 में के आसपास जॉन वॉटसन ने मन व चेतना के विचार को मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय के रूप में अस्वीकार कर दिया। जॉन वी वॉटसन ने कहा कि भाई जो आप अब तक फंक्शनलिज्म और ये जितनी भी धाराएं थी ये हमारे मन को इम्पोर्टेंस देती थी, हम क्या सोचते हैं, हम क्या समझते हैं। लेकिन जॉन वी वॉटसन ने कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सिर्फ जो बाहर दिखाई दे रहा है वो इम्पोर्टेंट है, बाकी मन क्या सोच रहा है, मन क्या बोल रहा है, आप क्या सोच रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं। और जॉन वी वॉटसन ने प्रूव करके दिखाया था। असल में उसने एक्सपेरिमेंट किया था कि उसमें एक बच्चे को सफ़ेद रंग के टॉय से डरना सिखा दिया था और फिर धीरे उस डर को ख़त्म भी कर दिया था। तो वॉटसन ने कहा कि जो मन और चेतना कुछ भी नहीं होता बल्कि हमारा व्यवहार होता है जिससे हर चीज़ बनती है। वे देख रहे थे इवान पाव्लोव के प्राचीन अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग वाले कार्य से बहुत प्रभावित थे और उसके लिए क्योंकि उनके लिए मन प्रेक्षणीय नहीं, अंतर्निरीक्षण व्यक्तिपरक है, जो इंट्रोस्पेक्शन है वो इंडिविजुअल है और मन को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो उसका जो वेरिफिकेशन है वो पॉसिबल नहीं था, यह सत्यापन एक अन्य परीक्षक द्वारा नहीं किया जा सकता था। तो जॉन वी वॉटसन जो इवान पाव्लोव के काम से काफ़ी प्रभावित थे, उन्होंने व्यवहारवाद की नींव डाली।
उन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन अथवा अनुक्रियाओं या उद्दीपकों की जिनका मापन किया जाता है तथा वस्तु परक ढंग से अध्ययन किया जाता है के रूप में परिभाषित किया। तो आप इसको डेफिनेशन को देख लीजिएगा कि जॉन बी वॉटसन ने कहा था व्यवहार के अध्ययन अथवा अनुक्रिया उद्दीपकों की जिनका स्टिमुलस जो होते हैं, उद्दीपक को बोलते हैं स्टिमुलस इंग्लिश में, तो जिनका मेजरमेंट किया जाता है उसको वस्तु परक या ऑब्जर्वेबल ढंग से अध्ययन किया जा सके के रूप में परिभाषित किया। वॉटसन के व्यवहारवाद का विकास अनेक मनोवैज्ञानिकों द्वारा आगे बढ़ाया गया जिन्हें हम व्यवहारवाद कहते हैं। असल में जॉन बी वॉटसन ने जो खोज की थी और एक तरह से मन और चेतना को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया था, इसने जो साइकोलॉजी में एक तरह से भूचाल ला दिया था कि इसमें इंसान के अंदर का इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि वो बाहर क्या कर रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको ज़्यादा साइंटिफिक एक्चुअली माना गया था उस वक्त में। तो बिल्कुल मन और चेतना खत्म कर दी गई थी। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे स्किनर ने ये प्रूव किया था अपने बहुत साइंटिफिक से कि किसी भी व्यवहार को ढाला जा सकता है, बनाया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, और बल्कि एक चेन बना के, मतलब व्यवहार की एक चेन बना के आपको कॉम्प्लेक्स बिहेवियर भी सिखाया जाता है, जानवरों को कॉम्प्लेक्स बिहेवियर भी सिखाया जा सकता है। तो ये इस व्यवहारवाद का इम्पोर्टेंस थी और इसने साइकोलॉजी के एक तरह साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया था। इसके बाद लेकिन मन और चेतना खत्म नहीं और सिगमंड फ्राइड का जो कह सकते हैं इंट्रोडक्शन हुआ, और सिगमंड फ्राइड ने अब व्यवहारवाद अगर भूचाल लेकर आया था तो यूँ समझिए सिगमंड फ्राइड ने पूरी धरती ही हिला के रख दी थी मनोविज्ञान की। और सिगमंड फ्राइड ने कहा कि हम तो जो करते हैं उसमें मन और चेतना का ही सबसे बड़ा रोल होता है, और मन और चेतना से अवचेतन मन का मतलब हम आज तक तो मन और चेतना जो हमें पता है उसके बारे में बात कर रहे थे। सिगमंड फ्राइड ने कहा कि भाई अवचेतन जो आपको याद भी नहीं है वो आपका व्यवहार बताएगा, वो आपका व्यवहार डिसाइड करता है पूरी ज़िंदगी का, और वो शुरुआती 10-12 साल ही इम्पोर्टेंट है, उसके बाद कोई मतलब नहीं। सिर्फ 5 स्टेज में से पहले 3 स्टेज ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मनोविज्ञान के एक नए विचार विकसित हुए। इनमें से एक मौलिक विचार सिगमंड फ्राइड ने दिया जिन्होंने अपने विचार से पूरी दुनिया को झंकृत कर दिया। मनोवैज्ञानिक विचारों को समझने उन्हें ठीक करने के लिए उन्होंने मनोविश्लेषण ने साइकोएनालिसिस को एक पद्धति के रूप में स्थापित किया। साइकोएनालिसिस के थ्रू वो अवचेतन मन में जो आपकी क्या चल रहा है या क्या हुआ आपके साथ उसको समझने की कोशिश करते थे, जिससे कि प्रेजेंट जो आपका बिहेवियर उसको समझा जा सके प्लस उसको बदला जा सके अगर वो माल रजिस्टर्ड बिहेवियर है, यानी आपके जीवन परण में यानी आपके जीवन जीने में वो व्यवहार अगर कुछ घटनाएं उत्पन्न कर रहा है तो इसका मतलब ये था कि आपके अवचेतन मन में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो आपके अवचेतन मन में जो जिससे आप डील नहीं कर पाए, जैसे एक तरीके से ईगो रोक नहीं पाया। ईगो और सुपर ईगो पर्सनैलिटी कंपोनेंट है। अगर आपको बात बताएं तो ईड तो जो है जो मन है वो करेगा। ईगो क्या होता है, एक गेट कीपर की तरह है कि वो उसी चीज़ को अलाउ करेगा जो सही है, जो गलत है उसको अलाउ नहीं करेगा। और सुपर ईगो है जो हमारे मोरल साइंस है या मोरल थॉट प्रोसेस है उस पर डिपेंड करता है। खैर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ये तो बहुत ही अच्छा होने वाला है सिगमंड फ्राइड का। तो फ्राइड के मनोविश्लेषण पद्धति ने मानव स्वभाव को आनंद प्राप्ति की इच्छाओं की संतुष्टि के लिए अचेतन इच्छाओं द्वारा अभिप्रेरित बताया। यानी इंसान की इच्छा क्या है कि बेसिकली खुश रहना। आप क्या चाहते हैं? खुश रहना। तो आनंद प्राप्ति की जितनी भी कोशिशें हैं वो सारी मनोविश्लेषण में आई कि इसी के कारण से परेशानी आती है। जब भी इस आनंद प्राप्ति की या इच्छाओं की पूर्ति में कुछ परेशानी आती है, हमें जो है हमारे साथ जो हमारा व्यवहार है वो अब नॉर्मल बन जाता है या कि उसमें परेशानी उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद आए मानवतावादी परिदृश्य, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ये कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो। ये बहुत पूछा जाता है कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कौन थे। असल में इन्होंने कहा कि व्यवहारवाद कहता है कि इंसान जो बस बाहर से आपका व्यवहार बना दिया जाता है और बिगाड़ा जा सकता है। फ्राइड कहता है कि नहीं, ये तो आपके साथ जो घटित हुआ वो आपके अवचेतन मन में आपको पता भी नहीं है और वो आपका व्यवहार डिसाइड कर रहा है। तो इस तरीके से तो क्या है, इंसान की जो गरिमा है वो ख़त्म ही कर दी गई है कि इंसान तो क्या है कि कुछ भी इसको सिखा लो, पढ़ा लो, एक जानवर हो गया। कार्ल रोजर्स और अब्राहम मास्लो ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। इंसान खुद भी चीज़ें डिसाइड करता है। अवचेतन मन हो सकता है कुछ इम्पैक्ट डाले, व्यवहार हो सकता है अपन बाहर से सीखे, लेकिन अल्टीमेटली हम जब बड़े हो जाते हैं हमारा जो व्यवहार होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम जो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ हैं यानी हम मानवतावादी सिद्धांत है उसको कितना अपनाते हैं। बहुत इसको इस तरीके से समझाएगा कि जैसे कोई मान लो कोई बीच में छोटे में चोरी चकारी करता था लेकिन बाद में वो बहुत अच्छा इंसान बना, लोगों के दया भाव दिखाई, तो कैसे बना? वो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से बना, ना कि ऐसा हुआ कि उसको ये सिखाया गया, क्योंकि सीखा तो उसने कुछ और ही था। और अगर सिगमंड फ्राइड की तरह बात माने तो 12 साल तक अगर आपने कुछ भी कराओ जो बस वही आपकी पूरी ज़िंदगी डिसाइड कर देता है, ऐसा नहीं है। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ने बोला कि इंसान अपने जीवन और अपनी दिशा को खुद डिसाइड करता है।
कार्ल रोजर्स, इन्होंने तो किताब भी लिखी थी, खैर अभी बताएंगे। अब्राहम मास्लो ने डिफरेंट कंपोनेंट्स दिए थे, नीड्स की स्टेजेस दी थी। ने मानव स्वतंत्र कामनाओं के विकसित होने की उद्दाम लालसाओं एवं अपने आंतरिक विभवों को मुखरित होने की इच्छा पर अधिक बल दिया। उनका तर्क था व्यवहारवाद, यानी बिहेवियरिज्म वातावरण की दशाओं से निर्धारित व्यवहार पर बल देता है जो मानव स्वतंत्रता और गरिमा का न्यूनानुमान करता था। मानव स्वभाव के विषय में एक यांत्रिक विचार रखता है। जो बिहेवियरिज्म है वो पूरी तरह मैकेनिस्टिक विचार रखता है कि इंसान कुछ भी नहीं है, बल्कि बाहर जो स्टिमुलस है उसी से उसका व्यवहार डिसाइड किया जाता है। जैसे बटन दबा के मशीन को चलाया बंद किया जाता है, ऐसे इंसानी व्यवहार को क्या है, बटन दबा के या स्टिमुलस ला के जो है वो बनाया बिगाड़ा जा सकता है। अब ये स्टिमुलस इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। तो ये बहुत यांत्रिक विचार था और इंसान की गरिमा को पूरी तरह से ख़त्म करता है। अगर मैं कहूँ कि मैं आपको सलाह सकता हूँ, जब मेरी इच्छा होगी आप इस तरीके से व्यवहार करेंगे, तो इससे क्या है कि जो सामने वाला इंसान है उसकी तो गरिमा है ही नहीं, मतलब मैंने जो चाहा वो कर दिया। तो आदमी, आपने जो पढ़ाई करी, आपने जो समझा, आपने जो सीखा, उसका तो जो उद्देश्य था वो ख़त्म ही होगा। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स ये आप पढ़ लीजिए। अभी हम कंटिन्यू करेंगे। ये इंपॉर्टेंट नोट्स इसलिए हैं क्योंकि ये असल में क्या होता है, हमें पढ़ाई करने का एक तरीका होता है। अगर हम पढ़ाई को थोड़ा सा ऐसे जंबल मतलब ऐसे जंप लगा के करेंगे और वापस आगे पीछे करेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती है। आप मेरे साथ देखिए बने रहिएगा और आपको जो इस मेथड है मेरे हिसाब से बहुत काम आएगा। 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल साइकोलॉजी नाम की किताब लिखी। ये किताबें वगैरह देख लीजिएगा, पूछी जाती है, कई एग्जाम से पूछी। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद दिया, पूछा गया कई बार। इवान पावलोव ने को नोबेल पुरस्कार पाचन व्यवस्था के कार्य के लिए मिला। जो प्राचीन अनुबंधन था, क्लासिकल कंडीशनिंग करी थी, उसमें पाचन व्यवस्था के कार्य के लिए मिला, जिससे अनुक्रियाओं के विकास के सिद्धांत को समझा जा सके। 1905 में बीने और साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण का विकास किया गया। अब इसमें आपने IQ का कंसेप्ट किसने दिया था, इंटेलिजेंस का दौरान दिया था, IQ का कंसेप्ट किसने दिया। 1916 में कोलकाता विश्वविद्यालय मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला। इंडिया में कब खुला, पहली बार 1916 में, और उससे पहले 1889 में लिप्सिग जर्मनी और फिर उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स। जॉन बी वॉटसन ने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी, जिसे व्यवहारवाद की नींव पड़ी। मानववादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा प्रकाशित की। ये किताब है रोगी केंद्रित चिकित्सा, इसको देख लीजिएगा। B.F. स्किनर साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित की, जिसे व्यवहारवाद को मनोविज्ञान के एक प्रमुख उपागम के रूप में बढ़ावा मिला। मानववादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी प्रकाशित की। कॉनराड, ये किताब जरूर देख लीजिए। मोटिवेशन पर्सनैलिटी किसी किताब, अब्राहम मास्लो की, कई बार पूछी जा सकती है। कॉनराड लॉरेंस तथा निको टिनबर्गन को उनके कार्य पशु व्यवहार के उपजाति विशेषता की अंतर्निर्मित शैली जो बिना किसी पूर्व अनुभव तथा अधिगम के होती है पर नोबेल पुरस्कार मिला। अब इसमें कॉनराड लॉरेंस और निको टिनबर्गन ने कहा था कि जो क्या होता है जानवर कौन बहुत सा व्यवहार क्या उनको वो मतलब जन्म के साथ जेनेटिकली सीखते हैं, उसको आप सिखा नहीं सकते, वो उनको पहले आता है। जैसे कि जो आपने देखा होगा, जैसे बतख के छोटे बच्चे होते हैं, मुर्गे वगैरह के बच्चे होते हैं, या किसी जानवर के वो बच्चे जो होते हैं वो जो अपनी माँ होती है उसको पीछा फॉलो करते हैं, जिधर वो जाएगी उधर ही चले जाएंगे। ये आप कई वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। तो ये क्या था, इसको इन्होंने रिसर्च की थी कि ऐसा नहीं कि हर व्यवहार सीखा जाता है, कुछ व्यवहार हमारे जेनेटिकली उत्पन्न होते हैं और खासतौर जानवरों में ये था। और इन्होंने और भी कई एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे कि जैसे कि किस तरीके से दिखाई देता है अगर जानवर को चाहे तो ऐसा। ये इन्होंने एक चश्मा पहना दिया जिसमें से हॉरिजॉन्टल दिखाई देता था, तो जब जानवर बड़ा हुआ तो उसको जो वर्टिकल चीज़ें थी यानी जो सीधी थी वो दिखाई नहीं देती थी। तो इस तरह काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए गए थे और कई चीज़ें थी जो हम आगे डिस्कस करेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला था क्योंकि इन्होंने बताया था कि कई व्यवहार हमारे जन्मजात होते हैं और वो इम्पोर्टेंट होते हैं और प्लस उनको बदला भी जा सकता है। निर्णय पे किए गए कार्य के लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। आर्थिक व्यवहार में सहयोग और द्वंद्व की समझ में खेल सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए थॉमस सेलिंग को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। थॉमस सेलिंग को क्या, ये गेम थ्योरी है, जो गेम थ्योरी के थॉमस सेलिंग को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाती है। जैसे गेम थ्योरी पे सिर्फ सिंपल आता है कौन से रिलेटेड है, कौन से संबंधित है आपस में। B.F. स्किनर सबके नाम है, थॉमस सेलिंग का नाम हो, तो आपको पता होना चाहिए गेम थ्योरी जो है जो आर्थिक व्यवहार और द्वंद्व को समझाती है कि हम जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है और जिसमें हमें नुकसान भी हो सकता है फ़ायदा भी हो सकता है, तो उसमें कैसे डिसीजन लेते हैं। मनोविज्ञान के प्रत्येक उपागम के अपने गुण दोष है। इनमें से कुछ उपागम का इस विद्या शाखा के विकास में आगे भी सहयोग रहा है। गेस्टाल्ट उपागम के विविध पक्ष तथा संरचनावाद के पक्ष संयुक्त होकर संज्ञानात्मक यानी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी इन दोनों से बनकर बाद में कॉग्निटिव साइकोलॉजी डेवलप हुई। तो ऐसा नहीं था ख़त्म हो गई थी चीज़ें, ये धीरे धीरे वापस आई। जैसे बिहेवियरिज्म के टाइम पे तो ये बिल्कुल संरचनावाद खत्म ही कर दिया गया था, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी सब खत्म कर दी गई थी कि ये कुछ भी मतलब नहीं है।
लेकिन इनको वापस एक तरह से सिगमंड फ्राइड के और बाद में जब ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव आया तो उसमें वापस लाए और कॉग्निटिव साइकोलॉजी बनी। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी किससे बनी? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी प्लस स्ट्रक्चरलिज्म, यही संरचनावाद। संज्ञान कॉग्निशन ज्ञान होने की प्रक्रिया होती है। इसमें चिंतन, समझ, प्रत्यक्षण, स्मरण करना, समस्या समाधान तथा अनेक मानसिक प्रक्रिया आती हैं, जिससे हमारा दुनिया का ज्ञान विकसित होता है, हम दुनिया को समझते हैं। कॉग्निशन क्या है? सिंपल, हम किस तरीके से दुनिया को समझते हैं और उसके हिसाब से जो रिस्पॉन्स देते हैं। पियाजे इसमें सबसे ज़्यादा है पियाजे का जो था जो डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड उसमें बताया वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी पर ही है। विगोत्स्की ने इसको थोड़ा आगे लिया, उसने कहा कि इंडिविजुअल कॉग्निटिव तो ठीक है, बाहर से भी हम ज्ञान लेते हैं। संज्ञान हमें इस योग्य बनाता है कि हम वातावरण के साथ विशिष्ट ढंग से रह सकें। आधुनिक संज्ञानात्मक मनोविज्ञान मनुष्य को उनके सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के अन्वेषण के द्वारा अपने मन की सक्रिय रचना करने वाले के रूप में देखता है। इस विचारधारा को निर्मितवाद कहते हैं। बाल विकास के विषय में पियाजे के सिद्धांत को मानव मन के विकास का निर्मित परक सिद्धांत कहा जाता है। रूस के एक अन्य मनोवैज्ञानिक विगोत्स्की ने आगे बढ़कर सुझाव दिया कि मानव मन का विकास सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है। विगोत्स्की से पहले पियाजे ने कहा था कि जो मानव मन का विकास है वो तो क्या है, सिर्फ जो बच्चा खुद सीखता है उसी से हो जाता है। विगोत्स्की ने कहा ऐसा नहीं है, कुछ लेवल तक, यानी एक लेवल तक हो सकता है, उसके बाद क्या होता है, उसको ज़रूरत होती है बच्चे को, वो बिना वयस्कों की ज्ञान के उसको डेवलप नहीं कर सकता जल्दी से या उतने अच्छे तरीके से। तो वहाँ पर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस का आया कि बच्चा एक लेवल तक सीख सकता है, उसके ऊपर जाने की सीखने के लिए उसको बड़ों की ज़रूरत होगी। तो विगोत्स्की ने एक तरीके से पियाजे के कंसेप्ट को थोड़ा सा बदल दिया था। और विगोत्स्की का जो कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी का वो बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन है, और ख़ासतौर से ये जानते हुए कि इसे 32 साल की उम्र तक ही जीवित रहे, 32-33 साल की उम्र तक ही विगोत्स्की जीवित रहे। और इसी में इन्होंने साइकोलॉजी के ऐसे कंसेप्ट दिए जो पूरे आधारभूत थे साइकोलॉजी, उसको बदल के रख दिया। पहले माना जाता सिर्फ बच्चा खुद सीखता है, विगोत्स्की का नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चा बड़ों की सहायता से ही सीख सकता है, पूरी तरीके से खुद नहीं सीख सकता। सांस्कृतिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जिससे मन को वयस्कों एवं बच्चों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया द्वारा सांस्कृतिक निर्मितियों कल्चरल फॉर्मेशन के रूप में देखा जाता है। अतः पियाजे का मानना है कि बच्चे अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं। वहीं विगोत्स्की का मानता है कि मन एक संयुक्त सांस्कृतिक निर्मिति है तथा वयस्कों एवं बच्चों की अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप उद्भूत होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इसको देख लीजिएगा। और मैंने आपको जो बताया इन चीज़ों को हम आगे जाके बहुत एलेबोरेटली डिस्कस करेंगे ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए, क्योंकि एग्ज़ाम पास करने के लिए सिर्फ फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको वो कंसेप्ट भी समझ में आने चाहिए। थैंक यू।